हेलो फ्रेंड्स, आई एम तनिषा गंगराडे एंड यू आर वाचिंग टीजी एग्री। फ्रेंड्स, आज हम लोग IBPS AA4 2021 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। एक्चुअली हम इसे सॉल्व नहीं, हम इसे डिस्कस कर रहे हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि हम यहाँ सिर्फ पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस नहीं करेंगे, उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने पॉइंट्स होंगे या फिर ऑप्शन से रिलेटेड जितने पॉइंट्स होंगे, हम वो सभी टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये आपके रिवीजन के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। हम अपने वीडियो शुरू करते हैं, पर उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। Question number 1. Which bee is best for domestication? This bee is also known as Italian bee. देखिए, सबसे पहले तो हम बीज के बारे में देख लेते हैं। तो हम जानते हैं कि बीज की मेनली 4 स्पीशीज होती है। फर्स्ट इज एपिस डॉर्सेटा, एपिस फ्लोरिया, एपिस सेरेना इंडिका एंड द फोर्थ वन इज एपिस मेलिफेरा। ठीक है, तो जो एपिस डॉर्सेटा होती है ना, वो बहुत ज़्यादा फेरोशियस नेचर की होती है और ये सबसे लार्जेस्ट होती है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फेरोशियस नेचर होने की वजह से हम कभी भी इसकी रियरिंग नहीं कर पाते। वहीं पे अगर हम एपिस फ्लोरिया की बात करते हैं तो ये कैसी होती है, ये स्मॉल साइज की होती है। ठीक है, और एपिस सेरेना जो होती है ये मीडियम साइज की होती है, बहुत ज़्यादा फेरोशियस नहीं हो जाती है, इसलिए इसको कैन बी इजीली डोमेस्टिकेटेड। एंड द लास्ट वन इज एपिस मेलिफेरा। ठीक है, जो एपिस मेलिफेरा बी होती है ना, उसे हम सबसे पहले तो इटालियन बी भी कहते हैं, इसे यूरोपियन बी भी कहते हैं, और ये इजीली डोमेस्टिकेट होती है। तो इसलिए इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर A. Okay, now move to another question. Question number 2. The bond which is formed between parallel and non-parallel strands of DNA. देखिए, जो DNA होता है मेनली इसके बीच में 2 बॉन्ड्स बनते हैं। हम जानते हैं कि एक तरफ क्या होता है, प्यूरिन होता है, और वहीं पे दूसरी तरफ क्या होता है, पिरिमिडीन्स होते हैं। तो जो प्यूरिन और पिरिमिडीन्स के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं ना, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, और हम जानते हैं फॉस्फेट्स और शुगर के बीच में जो बॉन्ड बनते हैं उसे कहते हैं हम फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है द बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन पैरेलल एंड नॉन पैरेलल स्ट्रैंड्स। तो देखिए, ये पैरेलल और नॉन पैरेलल स्ट्रैंड्स के बीच में कौन से बॉन्ड बनते हैं, अभी मैंने बताया आपको, इट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 3. केमिकल यूज्ड इन पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग। पॉलीप्लॉइडी ब्रीडिंग के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है, वो है कोल्चिसिन। देखिए, कोल्चिसिन का एक फॉर्मूला होता है C22H25O6N, है ना। अब कोल्चिसिन मेनली करता क्या है, कोल्चिसिन मेनली क्या करता है, मेटाफेज स्टेज में ब्लॉक कर देता है स्पिंडल के फॉर्मेशन को। अब सपोज अगर वो स्पिंडल का फॉर्मेशन ही नहीं होने देगा तो क्या होगा, वहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉलीप्लॉइडी हो जाएगी। इट मीन्स कि जो हमारे जो क्रोमोसोम्स बने हैं वो ऊपर नहीं जा पाएंगे, वो उसी स्टेज में रह जाएंगे। तो वो क्या कॉज करता है, पॉलीप्लॉइडी। ठीक है, इफ क्वेश्चन आस्क कि आपको कोल्चिसिन कौन प्लांट के कौन से पार्ट से मिलता है, तो वो मिलता है हमको सीड एंड बल्ब से। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A. नाउ क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिल्क प्रोटीन। ठीक है, तो सिल्क प्रोटीन की अगर बात करें तो सिल्क में मेनली 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। एक होता है सेरिसीन प्रोटीन और दूसरा होता है फिब्रोइन प्रोटीन। ठीक है, जो सेरिसीन प्रोटीन होता है वो एक गम प्रोटीन होता है, वहीं पे जो फिब्रोइन प्रोटीन होता है वो एक इलास्टीन प्रोटीन होता है जो 75% होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर A, दैट इज सिल्क प्रोटीन में सेरिसीन होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। देखिए, यहाँ पे एक ऑप्शंस में दिए केराटिन, ओराइजिन, एल्ब्यूमिन, जीन। तो ये हमने देखा कि ये कोई से भी नहीं होते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. एनामॉक्स इज वन ऑफ द स्टेप ऑफ। सबसे पहले देखते हैं कि एनामॉक्स होता क्या है और फिर वो किसकी स्टेप है। तो देखिए, एनामॉक्स का फुल फॉर्म है, एनामॉक्स इट इज एनएरोबिक अमोनियम
ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब इस एनामॉक्स में क्या होता है, देखिए इसमें क्या होता है कि जो NH4 है, मतलब जो अमोनिया है, वो डायरेक्टली काय में चेंज हो जाता है, नाइट्रोजन गैस में। ठीक है, किसकी हेल्प से, जो बैक्टीरिया होते हैं, प्लैंक्टोमाइसिटीज बैक्टीरिया की हेल्प से जो अमोनिया है वो डायरेक्टली नाइट्रोजन की गैस में चेंज हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं एनामॉक्स और एनारोबिक अमोनियम ऑक्सीडेशन। तो अभी हमें समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, नाइट्रोजन साइकिल। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एंथेरिया मिलिशा इज अ, अगर एंथेरिया मिलिशा की बात करें तो इट इज व्हाट, ऑप्शन देख के तो हमें समझ में आ रहा है कि इट इज अ टाइप ऑफ सिल्क वर्म। तो देखिए जो सिल्क वर्म होते हैं ना, उसकी भी मेनली 4 स्पीशीज होती है। ठीक है, सबसे पहली होती है मलबरी सिल्क वर्म। तो मलबरी सिल्क वर्म जो होता है उसको हम बोलते हैं बॉम्बेक्स मोरी, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं, काफी बार सुनी हुई और पढ़ी हुई भी है। उसके बाद आता है तसार सिल्क वर्म। ठीक है, जो तसार सिल्क वर्म आता है ना, वो होती है एंथेरिया मिलेशिया। ठीक है, एंड द सेकेंड वन इज एरी और कैस्टर। एरी और कैस्टर सिल्क वर्म को हम बोलते हैं फिलोसोमिया रिसिनिस, एंड द लास्ट वन इज म्यूगा सिल्क वर्म। म्यूगा सिल्क वर्म का नाम होता है एंथेरिया एसेमिया। तो अब क्वेश्चन पूछा है कि एंथेरिया मिलेशिया इज, तो अभी हमने देखा था कि वो क्या है, तसार सिल्क वर्म। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ई। ओके, now question number 7, in innovation rate of adoption is negatively affected by, मीन्स पूछ रहा है कि अगर हम कोई इनोवेशन है तो उसका जो रेट ऑफ अडॉप्शन है किसकी वजह से वो नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो देखिए इनोवेशन के 5 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट वन इज कंपैटिबिलिटी, ट्रायलेबिलिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, अनदर वन इज ऑब्जर्वेबिलिटी एंड रिलेटिव एडवांटेज। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करते हैं, फिर आंसर हम अपने आप कर देंगे। कंपैटिबिलिटी, देखिए कंपैटिबिलिटी का मतलब होता है कि जो भी हमारे न्यू इनोवेशन है वो कैसे होना चाहिए, कंपैटिबल होना चाहिए। इट मीन्स वो जो हमारे सोशियो कल्चरल वैल्यूज़ है या जितने भी हमारी प्रीवियस आइडियाज़ है या नीड्स हैं उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। अगर हमारे सोशल कल्चरल वैल्यूज़ के लिए के अकॉर्डिंग सही है तो हम उसको ईजिली अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, सेकेंड इज ट्रायलेबिलिटी। ट्रायलेबिलिटी का मतलब होता है कि इसका जो एक्सपीरियंस के लिए एक लिमिटेड बेसिस होना चाहिए। ठीक है, कि आप इसको इनोवेशन को एक सिर्फ लिमिटेड बेसिस तक ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ओके, थर्ड वन इज कॉम्प्लेक्सिटी। देखिए कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या हुआ कि जितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा रेट ऑफ एडॉप्शन उतना कम होगा। ठीक है, यहां तक अभी हमने देखा क्या देखा, कंपैटिबिलिटी, कि जितनी ज्यादा कंपैटिबिलिटी और ट्रायलेबिलिटी उतना ज्यादा रेट ऑफ एडॉप्शन। कॉम्प्लेक्सिटी इज समथिंग डिफरेंट, कि जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी उतना ज्यादा इसकी रेट ऑफ एडॉप्शन कम होगी। अभी हमारे पास 2 और बचे हैं। फोर्थ वन इज ऑब्जर्वेबिलिटी। ऑब्जर्वेबिलिटी का मतलब है कि हम उसको जितना ज़्यादा वो विजिबल होगा एडॉप्टर्स के लिए, या जितना ज़्यादा हम उसको ऑब्जर्व करेंगे हम उतना ज़्यादा इजीली उसको क्या करेंगे, अडॉप्ट करेंगे। तो ऑब्वियसली जितनी ज़्यादा ऑब्जर्वेबिलिटी उतना ज़्यादा इसका रेट ऑफ एडॉप्शन। एंड द फिफ्थ वन इज रिलेटिव एडवांटेज। रिलेटिव एडवांटेज का मतलब है कि सपोज आपने कुछ न्यू इनोवेशन किया है तो उसके पहले जिस चीज़ का भी आप यूज़ कर रहे थे तो वो उससे ज़्यादा बेटर होना चाहिए। ठीक है, मतलब वो जो हम करंट में जो भी चीज़ का यूज़ कर रहे हैं तो वो उससे सुपीरियोरिटी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हम मेनली किसकी बात करना चाह रहे हैं, रिलेटिव एडवांटेज में सुपीरियोरिटी की। कैसा होना चाहिए, सुपीरियर होना चाहिए। तो जितना ज़्यादा रिलेटिव एडवांटेज मिलेगा उतना ज़्यादा रेट ऑफ एडॉप्शन क्या होगा, ज़्यादा। तो देखिए हमने कंपैटिबिलिटी, ट्रायलेबिलिटी, ऑब्जर्वेबिलिटी और रिलेटिव एडवांटेज में क्या देखा कि ये जितने ज़्यादा होंगे रेट ऑफ एडॉप्शन उतना ज़्यादा होगा। वहीं पे कॉम्प्लेक्सिटी में क्या देखा कि कॉम्प्लेक्सिटी जितनी ज़्यादा रेट ऑफ एडॉप्शन उतना कम। तो नेगेटिवली किसके द्वारा अफेक्ट हो रहा है, कॉम्प्लेक्सिटी के। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन बिटवीन प्लांट्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, जब
डिफरेंट स्पीशीज के बीच में प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन होता है तो हम उसे कहते हैं सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, इंटरजेनेरिक, इंटरस्पेसिफिक, इंट्रा का क्या मतलब होता है, जब यहाँ पे हम क्या करते हैं मेल और फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन करवाते हैं, यहाँ पे हम बोल रहे हैं प्रोटोप्लाज्मिक। ठीक है, तो वेन एवर क्वेश्चन इज अराइज फ्रॉम प्रोटोप्लाज्मिक फ्यूजन देन इट्स आंसर इज सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, अनवाइंडिंग ऑफ सिल्क ककून। सिल्क ककून के अनवाइंडिंग को हम क्या कहते हैं, तो एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रीलिंग। ओके, अच्छा देखिए, हम ये तो जानते हैं कि वीविंग, गीनिंग, डीलिंटिंग, जैसे गीनिंग और डीलिंटिंग हम किस में यूज करते हैं, ये एक कॉटन की टर्म्स है। रेटिंग इज टर्म यूज्ड फॉर जूट। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The principle of these technique is the generation of nitrogen cycle by maintaining higher carbon nitrogen ratio through stimulating heterotrophic microbial growth which assimilates the nitrogen waste that can be exploited by the cultural species as a feed। सॉरी, है ना, तो देखते हैं कि ये क्या है। इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ पहले, इसका आंसर है बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। अब देखिए, व्हाट इज बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग का मतलब होता है कि जो फिश का जितना भी वेस्ट होता है या फिर एक्सक्रीटा होता है, तो हम उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से काय में कन्वर्ट कर देते हैं, फीड में या फिश के फूड में कन्वर्ट कर देते हैं, ताकि क्या होता है कि जो भी इसे कल्चर कर रहे, जो भी फिश का कल्चर करते हैं, ठीक है, तो उन्हें का पैसे भी बच जाते हैं, क्योंकि उनके वेस्ट और एक्सक्रीटा को ही हम क्या कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से हम उसको फीड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसे हम कहते हैं बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, और क्वेश्चन 11 है हमारे पास, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, ट्रीज एंड पेस्चर्स। तो ये हम जानते हैं कि बहुत अच्छे से ये क्या होता है कि एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को हम बोलते हैं एग्री, ठीक है, वहीं पे ट्रीज को हम बोलते हैं सिल्वी, और पेस्चर को क्या बोलते हैं, पेस्टोरल। तो इसकी कौन सा है होना चाहिए, इसका आंसर आप बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एग्री, सिल्वी, पेस्टोरल। ओके, नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट इज द फैमिली ऑफ मस्टर्ड। मस्टर्ड की कौन सी फैमिली होती है, क्रूसीफेरी फैमिली होती है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ पैडी। तो हम सब जानते हैं कि साइंटिफिक नेम ऑफ पैडी इज ओराइजा सटाइवा। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। पीएम किसान इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम with 100% funding from government of India. Under the scheme, an income support of 6,000 per year will be provided to all institutional land holders. तो इसका आंसर है पीएम किसान, दैट इज पीएम किसान सम्मान निधि। देखिए, ये जो योजना आई थी, ये कब आई थी, 1 फरवरी 2019 में आई थी। इस योजना के अंतर्गत क्या होता है कि जितने भी किसान हैं, ठीक है, उनको जो पीएम फंड में से कितना 6,000 रुपीज पर ईयर वो फंड करते हैं। ठीक है, और ये अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो पीएम किसान जो योजना है वो किसके अंदर आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर ये स्कीम आती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज द प्रीमियम रेट इन प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना फॉर रबी क्रॉप्स, ऑयल सीड्स। ठीक है, देखिए, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ठीक है, तो उसमें रबी क्रॉप्स के लिए अलग है और खरीफ क्रॉप्स के लिए अलग है। अगर आप रबी क्रॉप्स के लिए बात करते हैं तो रबी क्रॉप्स के लिए होता है 1.5%, खरीफ क्रॉप्स के लिए होता है 2%। वहीं पर जो एनुअल कमर्शियल और हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स होती है उसके लिए होता है 5%। ठीक है, तो 2% किसके लिए होता है, खरीफ के लिए, और ये 5% किसके लिए होता है, हॉर्टिकल्चरल और कमर्शियल क्रॉप्स के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर सॉइल मॉइस्चर। सॉइल मॉइस्चर हम किस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर करते हैं, तो इट इज मेजर्ड थ्रू टेंशियोमीटर।
ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। बट हाइग्रोमीटर से हम ह्यूमिडिटी को मेजर कर सकते हैं, एनीमोमीटर के थ्रू हम विंड की स्पीड और डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं, एरोमीटर से हम जो एयर है उसकी डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं, और पिक्नोमीटर के थ्रू हम डेंसिटी ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 17, विच एजेंसी हेल्प्स इन प्राइस पॉलिसी ऑफ मेजर एग्रीकल्चरल क्रॉप्स फॉर गवर्नमेंट। तो हम जानते हैं कि कौन रिकमेंडेड करता है, तो वो करता है CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये कब स्टेब्लिश हुई थी? ये स्टेब्लिश हुई थी 1965 में। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बट इसके अलावा भी ऑप्शन है तो वो भी हम थोड़ा देख लेते हैं। नाफेड हम जानते हैं इट इज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्किंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कब स्टेब्लिश हुआ था? 1958 में स्टेब्लिश हुआ था। वहीं पे जो FCI है वो कब स्टेब्लिश हुआ था? 1965 में। इन दोनों का स्टेब्लिशमेंट हुआ था, CACP और FCI का 1965 में स्टेब्लिशमेंट हुआ था। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 18, सीड्स आर ड्रॉप्ड इन फरोज इन कंटिन्यूअस फ्लो एंड आर कवर्ड विद सॉइल। तो इस मेथड को बोलते हैं ड्रिलिंग। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द क्रेडिट ऑफ सक्सेस फॉर KVK गोज टू डॉक्टर चंद्रिका प्रसाद। सक्सेस का जो KVK की जो सक्सेस का क्रेडिट है वो किसे जाता है? चंद्रिका प्रसाद को। ठीक है, मोहन सिंह मेहता कमेटी के अंदर KVK का हमने देखा था कि इसको स्टेब्लिशमेंट रखा गया था, बट यहाँ पे सक्सेस पूछा है तो उसका जाएगा चंद्रिका प्रसाद को। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज स्मूथर क्रॉप्स। स्मूथर क्रॉप्स क्या होता है? देखिए, स्मूथर क्रॉप्स एक ऐसी क्रॉप्स होती है जो वीड्स की ग्रोथ को सप्रेस कर देती है, तो ऐसी क्रॉप्स को बोलते हैं स्मूथर क्रॉप्स। तो हम अब देखते हैं ऑप्शन क्या है। फर्स्ट इज क्रॉप विच सप्रेस वीड्स ग्रोइंग अंडर इट विथ क्विक ग्रोइंग एबिलिटी एंड डेंस फॉलिज। तो देखिए, फर्स्ट चीज का आंसर हो सकता है ये क्या कर रहा है? वीड्स को सप्रेस कर रहा है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 21, पंजेंसी इन अनियन इज ड्यू टू। दो ऑप्शन आता है आपके पास, एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फेट या सिर्फ एलाइल डाइसल्फेट। देखिए, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर होता है हमेशा एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि एलाइल डाइसल्फाइड भी लगा देते हैं, कभी कभार हम क्वेश्चन को पढ़ते नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में हम देखते हैं कि डाइसल्फाइड है ये लगा दिया, बट हम ये नहीं देख पाते कि उसके आगे प्रोपाइल भी लिखा है। तो इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, दैट इज एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द फ्रूट टाइप ऑफ पाइनएप्पल। तो पाइनएप्पल का फ्रूट टाइप होता है सोरोसिस। ठीक है, बलुस्टे किसका होता है? इट इज अ फ्रूट टाइप ऑफ पोमग्रेनेट। ड्रूप किसका होता है? ड्रूप होता है मैंगो का। ओके, बेरी और पॉम का आप कमेंट करके बताइए कि बेरी और पॉम का फ्रूट टाइप का कौन सा फ्रूट टाइप होता है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 23, रोज का फ्रूट टाइप का होता है। तो रोज के फ्रूट टाइप को हम बोलते हैं हिप एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24, ब्लॉसम एंड रॉड इज इन। ब्लॉसम एंड रॉड किस में होता है और किसकी डेफिशिएंसीज होता है? तो ब्लॉसम एंड रॉड टमेटो में होता है ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, व्हाट इज ICMR रिकमेंडेशंस ऑफ वेजिटेबल ग्राम पर डे। देखिए, वेजिटेबल और फ्रूट्स दोनों को मिला के पर पर्सन को 400 ग्राम टेक करना पड़ता है। ठीक है, इतना इनटेक उन्हें करना पड़ता है। उसमें कि वेजिटेबल्स जो होते हैं वो होते हैं 300, और अगर फ्रूट्स की बात होती है तो वो होते हैं 100 ग्राम्स पर डे। ठीक है, तो वेजिटेबल ग्राम का पूछा है तो वो हमने क्या देखा? 300। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। वहीं पे फ्रूट्स पूछा होता तो 100। ठीक है, अब ये तो बात हमने की पर डे की। अगर पर ईयर पूछ लिया जाता तो 146 kg पर पर्सन को पर ईयर इनटेक करना चाहिए। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन देखते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, डिसऑर्डर इन पोमग्रेनेट इन विच areoles are disintegration, where areoles become soft, light, creamy,
brown to dark blackish brown and unfit for consumption and the deficiency is not seen externally। देखिए सबसे पहले इज नॉट सीन एक्सटर्नली से हम क्वेश्चन में देख सकते हैं या हम एलिमिनेट प्रोसेस के थ्रू इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सटर्नली बोला है तो गमोसिस नहीं हो सकता, अनइवने राइपनिंग भी नहीं हो सकता और फ्रूट क्रैक भी नहीं हो सकता क्योंकि आप उसको एक्सटर्नली देख सकते हैं। ठीक है, दो ऑप्शन बच जाते हैं हमारे पास, फर्स्ट इज ग्रैन्युलेशन एंड द थर्ड वन इज इंटरनल ब्रेकडाउन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रैन्युलेशन देखते हैं। ग्रैन्युलेशन में क्या होता है कि जो फ्रूट है वो पूरा कैसा हो जाता है, ड्राई हो जाता है और कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, हार्ड हो रहा है और यहाँ पे आपसे क्या बोला है कि वो कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए। तो ऑब्वियसली ये तो इसका आंसर नहीं हो सकता, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंटरनल ब्रेकडाउन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 27, symptoms of powdery mildew of pea are first seen on which part of plant? तो सबसे पहले वो leaves पर देखे जाते हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, लेट ब्लाइट इज द डिसीज ऑफ, लेट ब्लाइट एक पोटैटो की डिसीज है एंड इट इज कॉज्ड बाय फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। ये सबसे पहले आयरलैंड में मतलब आयरलैंड में आई थी, देखी गई थी और जिसकी वजह से एक फेमाइन भी कॉज हुआ था। ठीक है, पोटैटो जो फेमाइन होता है, आयरिश फेमाइन जिसको हम जानते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 29, Which of the following chemical is used for reclamation of alkaline soil? ठीक है, रिक्लेमेशन के लिए हम सबसे पहले हम तीनों सॉइल्स को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले होती है हमारे पास एल्कली सॉइल, सेकंड होती है सेलाइन सॉइल और थर्ड होती है हमारे पास एसिडिक सॉइल। ठीक है, अब जो एल्कलाइन सॉइल होती है उसमें हम रिक्लेमेशन किससे करेंगे, जिप्सम से। ठीक है, अब जिप्सम का फॉर्मूला भी देख लेते हैं, क्या होता है जिप्सम का फॉर्मूला, कैल्शियम सल्फेट CaSO4.2H2O। दूसरा है सेलाइन सॉइल। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे सेलाइन है मतलब सॉल्ट्स तो ऑलरेडी इसमें है, तो हम इसमें कैल्शियम सल्फेट का यूज कर सकते हैं क्या, जिप्सम का? हम इसमें जिप्सम का यूज नहीं कर सकते। हम इसमें किसका यूज करते हैं, हम इसमें यूज करते हैं सेलाइन सॉइल में हम फ्लडिंग कर देते हैं या फिर FIM का एप्लीकेशन करते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है एसिडिक सॉइल। तो एसिडिक सॉइल का अगर आपको रिक्लेमेशन करना है तो ऑब्वियसली आपको किस चीज की जरूरत है, एक बेसिक की जरूरत है ना, बेस की जरूरत है, तो वो बेस क्या होता है, लाइम। ठीक है, तो हमने 3 रिक्लेमेशन पढ़े। सबसे पहले अगर एल्कलाइन का करना है तो जिप्सम से कीजिए, सेलाइन का करना है तो आप फ्लडिंग कीजिए। ठीक है, और एसिडिक सॉइल का करना है तो आप लाइम के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, एल्कली सॉइल के रिक्लेमेशन की बात अभी हमने करी, इट इज जिप्सम, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम सब जानते हैं कि सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किसकी होती है, क्ले की, सेकेंड वन इज सिल्ट एंड द लास्ट वन इज सैंड, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विच वन इज नॉट सेडिमेंटरी रॉक। तो हम देख लेते हैं तीनों रॉक के एग्जाम्पल, हमें अपने आप समझ में आ जाएगा। देखिए इग्नियस रॉक के क्या क्या एग्जाम्पल हैं, तो इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल हैं एंडेसाइट, ठीक है, बेसाल्ट, डायोराइट और ग्रेनाइट। ठीक है, वहीं पे सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल होते हैं सैंडस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन। कहीं भी स्टोन आ रहा है तो वो किसका एग्जाम्पल हो रहा है, अधिकतर, हाँ, नॉट ऑलवेज। ठीक है, और जिप्सम, तो वो किसके एग्जाम्पल है, सेडिमेंट्री रॉक के। एंड द वन मोर, वो है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक के एग्जाम्पल है मार्बल, स्लेट, क्वार्टजाइट और नीस। ओके, तो अब हमारा क्वेश्चन है विच वन इज नॉट सेडिमेंट्री। तो हमने देखा कि सेडिमेंट्री जो ग्रेनाइट है वो किसका एग्जाम्पल है, वो इग्नियस का एग्जाम्पल है। और वहीं पे ये जितने भी सारे एग्जाम्पल है ये किसके हैं, सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल है। तो विच वन इज नॉट, दैट इज ग्रेनाइट। ये किसका है, इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ इग्नियस रॉक। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन सो। सो मीन्स व्हाट, देखिए सो का मतलब होता है जो पिग की एडल्ट जो फीमेल होती है ना उसे हम कहते हैं सो।
तो अब इसके पार्चुरेशन को क्या कहते हैं, तो सो के पार्चुरेशन को हम कहते हैं फैरोइंग। ठीक है, वहीं पे अपन और देख लेते हैं गोट, या आपसे पूछा जाए डो, DOE। ठीक है, डो का मतलब होता है फीमेल गोट, तो अगर उसके पार्चुरेशन को हम कहते हैं किडिंग। ठीक है, वहीं पर ईव, ओके, अगर ईव का पूछा जाए, ईव का मतलब होता है शीप, अगर आपकी ईव या शीप के पार्चुरेशन को बोलते हैं लैम्बिंग। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एक्ट ऑफ पार्चुरेशन इन सो दैट इज फैरोइंग। ओके, ये भी हमने देखा कि ये क्या होता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। जूनोसिस इज, जूनोसिस का क्या मतलब होता है? देखिए, जूनोसिस का मतलब होता है जब कोई भी डिसीज एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट हो रही है। ओके, एनिमल से अगर ह्यूमन में डिसीज हो रही है तो उसे हम कहते हैं जूनोसिस। देखिए, अभी कोरोना चल रहा था, कोरोना चल रहा है, और हमने देखा था पहले कितना बोला गया था कि ये जो कोरोना है वो कहाँ से आया है, पिग से आया है, पिग से ह्यूमन में आया है, तो उसे भी हम क्या बोल सकते थे, जूनोसिस, बट ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, तो जूनोसिस का मतलब हमने देखा एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसमिट होने वाले डिसीज को हम जूनोसिस बोलते हैं, इस प्रोसेस को। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स इज अ डिसीज विच इज ट्रांसफर फ्रॉम एनिमल्स टू ह्यूमंस। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पेंडिमिथिलिन इज अ, और हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं इट इज अ वीडीसाइड, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 35। 2,4-D is used as hormone and it is also used as herbicide, or we can say weedicide. Okay, now move to another question and it is question number 36. The features are of which buffalo? क्या features दिए हैं कि buffalo has sickle shaped horn. This buffalo is grayish brown or black in color. तो यहाँ पे हॉर्न के बेसिस पे कराए, ठीक है, और समवेयर कलर के बेसिस पे कराए। तो हम दोनों हॉर्न के बेसिस पे क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। क्लासिफिकेशन नहीं, जो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो जो सुरती बफेलो होती है उसकी कैसे होते हैं, सिकल शेप्ड के होते हैं। ठीक है, जो जाफराबादी होती है उसके होते हैं ड्रूपिंग हॉर्न्स। ठीक है, और जो मुर्रा होती है उनके टाइटली क्लोज्ड हॉर्न्स होते हैं। तो यहाँ आपसे पूछा है सिकल शेप्ड, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुरती। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। For which of the following RM test is used? RM test is used for ghee. RM is Richard Mazel value. Okay, now move to another question, question number 38। मंडी किस टाइप का मार्केट होती है? तो मंडी एक प्राइमरी मार्केट का एग्जाम्पल होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। डिस्कवरी ऑफ डैश मोज़ेक इन 1886 बाय मेयर। ठीक है, तो जो डिस्कवरी ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस की करी थी 1886 में मेयर ने। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि एडोल्फ मेयर ने जब टोबैको मोज़ेक जो डिसीज उसमें देखी थी, तो उन्होंने बताया था कि ये जो डिसीज होती है ये बैक्टीरिया से होती है। मतलब ये उस समय ये नहीं बता पाए थे कि ये वायरस से होती है। ठीक है, उसके बाद जो साइंटिस्ट आए थे उन्होंने काम किया था, तो उन्होंने बताया था कि ये डिसीज वायरस से होती है। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। बॉर्डेक्स मिक्सचर इज अ, तो बॉर्डेक्स मिक्सचर का पहले हम देख लेते हैं उसका क्या फॉर्मूला है, एंड देन हमें आप बताएंगे कि इसका ये कौन सा फंजीसाइड होता है। ठीक है, तो बॉर्डेक्स मिक्सचर क्या होता है, इट इज अ फॉर्मुलेशन ऑफ कॉपर सल्फेट प्लस लाइम, है ना, प्लस वाटर। ठीक है, तो अब हम बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। जिंक, तो कहीं जिंक नहीं है, आयरन भी नहीं है, सोडियम भी नहीं है, क्या है, कॉपर फंजीसाइड है, कॉपर सल्फेट है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 41। पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप माउथ पार्ट इन विच ऑर्डर? पियर्सिंग और सकिंग टाइप किस में होते हैं? तो पियर्सिंग एंड सकिंग टाइप होते हैं हेमिप्टेरा। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हेमिप्टेरा में कौन आता है, तो हेमिप्टेरा ऑर्डर्स में आते हैं बग्स, प्लांट, होपर्स, एफिड्स एंड जैसिड्स कम अंडर दिस ऑर्डर। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42।
beetles having horn-like projections on head, black body and attacks on open terminal portion. Its answer is option number A, that is Rhinoceros beetle. देखिए इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही वही है, प्रोजेक्शंस ऑन हेड, और हम जानते हैं राइनोसॉर्स में भी ऐसा होता है, एक प्रोजेक्शन होता है हेड में, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज राइनोसॉरस बीटल। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43. A process in which large fat globules are broken in smaller particles is known as homogenization. होमोजेनाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जो कि हम क्या करते हैं कि जो मिल्क में जो फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, जो बड़े बड़े फैट ग्लोब्यूल्स होते हैं, उसको हम क्या करते हैं स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। अब क्वेश्चन इज वाई, कि हम ऐसा क्यों करते हैं, ताकि हमें एक स्टेबल इमल्शन मिल सके, ठीक है, स्टेबिलिटी के लिए हम ये ऐसा करते हैं। तो इसका आंसर देखा हमने, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन. एम्पलीफायर होस्ट ऑफ जापानीज एंसेफेलाइटिस इज। अब क्वेश्चन इज कि पहले तो एम्पलीफायर होस्ट क्या होता है। देखिए, एम्पलीफायर होस्ट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें कि वो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो अपने अंदर पैथोजन की को रेप्लिकेट होने देते हैं, ठीक है। वो क्या करते हैं, पैथोजन को अपने अंदर रेप्लिकेट करते हैं और फिर वो क्या करते हैं, वो जो पैथोजन है वो कहीं और ट्रांसमिट हो जाएगा और डिसीज कॉज करेगा। तो उसे हम क्या कहते हैं, एम्पलीफायर होस्ट, मतलब कि ऐसा होस्ट जो दूसरे पैथोजन को अपने अंदर एम्पलीफिकेशन होने देगा या रेप्लिकेशन होने देगा, तो उसे कहते हैं एम्पलीफायर होस्ट। अब वो पूछ रहा है कि जापानीज एंसेफेलाइटिस का एम्पलीफायर होस्ट कौन है, तो उसका एग्जाम्पल है पिग। आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगर हम प्लांट में देखें कि ऐसी कौन सी डिसीज है या उसका एम्पलीफायर होस्ट क्या है, ठीक है, तो जो सोयाबीन एंड कॉमन बीन है आर पोटेंशियल एम्पलीफायर होस्ट फॉर बेगोमो वायरस, ठीक है। सोयाबीन और जो कॉमन बीन्स है ये बेगोमो वायरस के एम्पलीफायर होस्ट है, ठीक है। और बेगोमो वायरस किस क्रॉप में लगता है, तो वो टमेटो में लगता है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको एम्पलीफायर होस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 45. मोल्ड बोर्ड इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर, और हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्लोइंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 46. स्क्रैचिंग, रबिंग एंड सॉफ्टनिंग सीड कोट टू मेक इट परमिएबल फॉर वाटर। देखिए, यहाँ आपसे बोला गया है सीड डोरमेंसी, ये पर्टिकुलरली सीड का क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे सीड डोरमेंसी की बात करिए कि अगर हमें सीड डोरमेंसी को तोड़ना है तो उसके क्या दो मेजर्स होते हैं, किसके थ्रू तोड़ सकते हैं, ठीक है। सीड डोरमेंसी को कैसे ब्रेक कर सकते हैं, तो दो चीज होती है, स्कैरिफिकेशन और स्ट्रैटिफिकेशन, ठीक है। और भी काफी सारे मेथड्स होते हैं डोरमेंसी पर, हमने एक पूरा बहुत अच्छा वीडियो बनाया है, आप जाके देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं, स्कैरिफिकेशन का मतलब क्या होता है, हम किसी भी फिजिकल और केमिकल के थ्रू, केमिकल ट्रीटमेंट्स के थ्रू, फिजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट्स के थ्रू जब हम सीड को क्या करते हैं, वीक बना देते हैं, सीड कोट को वीक बना देते हैं, तो उसे हम कहते हैं स्कैरिफिकेशन। और स्ट्रैटिफिकेशन में क्या होता है, हम टेम्परेचर देके, ठीक है, टेम्परेचर देके जब हम सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करते हैं तो उसे हम कहते हैं स्ट्रैटिफिकेशन। अब क्वेश्चन पूछा है स्क्रैचिंग, रबिंग एंड सॉफ्टनिंग सीड कोट, मतलब हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और अभी हमने बात करी कि अगर हम फिजिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो वो हम देते हैं स्कैरिफिकेशन में। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47. Which of the following housing is used in commercial layer farming cage system in poultry having dimensions of 14 into 16 inches और height 17 inches? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डीप लीटर। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48. Progeny of breeder seed which should maintain certain germination standards and should be approved by certification agency. देखिए, वो पूछ रहा है सीधे सीधे कि ब्रीडर सीड की प्रोजेनी कौन सी होती है, तो ब्रीडर सीड की प्रोजेनी होती है फाउंडेशन सीड, और फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी होती है सर्टिफाइड सीड। ओके,
ये सीड्स पर भी हमने काफी अच्छा एक वीडियो बनाया है, तो आप वीडियो को देखिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी हमारी वीडियो देख सकते हैं। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 49, एज पर FSSI SNF ऑफ काउ मिल्क इज। तो हम इसका थोड़ा सा देख लेते हैं कि काउ मिल्क में कितना होना चाहिए, बफेलो मिल्क में होना चाहिए, फिर इसका आंसर मैं नहीं आप लगाएंगे, ठीक है। तो हम जानते हैं कि पहले हम काउ की बात करते हैं एंड देन हम इधर बफेलो की बात करेंगे। ओके, तो देखिए काउ में टोटल सॉलिड कितना होना चाहिए, 12%। अब इसमें से जो फैट है वो कितना होगा, 3.5%, और SNF कितना होगा, बचा हुआ होगा SNF, वो कितना होगा 8.5%। ये हमने देखा काऊ में। अब बात करते हैं हम बफेलो की। बफेलो के जो हम टोटल सॉलिड होता है वो कितना होता है, 15 to 16%। अब इसमें जो फैट होता है वो कितना होता है, 6 to 7%, और फिर बचा हुआ क्या होगा, SNF दैट इज सॉलिड नॉट फैट, वो कितना होगा 9%। तो अब आप इसका बताइए आंसर क्या होगा। अभी हमने देखा इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8.5%। ओके, नाउ मूव टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। रिमूविंग ऑफ टाइप प्लांट of same species but different variety that affect genetic purity, physical purity of seed lot. This is the most important operation and its answer is option number A, that is rogging. Rogging का मतलब क्या होता है कि जैसे आपकी कोई क्रॉप लगी है तो जिसमें भी आप उस ऑफ टाइप प्लांट को हटा देते हो ताकि उसकी हम प्यूरिटी को मेंटेन कर सके, वो चाहे जेनेटिक प्यूरिटी हो या फिर फिजिकल प्यूरिटी हो, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। Now move to another question, question number 51. Buffalo milk is whiter than cow milk. इसका क्या आंसर है। पहले बात तो देखिए, जो मिल्क में वाइटिश कलर भी दिखता है और वो थोड़ा सा येलोइश कलर भी होता है, ठीक है। तो आप मुझे बताइए कि वाइटिश कलर क्यों होता है, येलोइश कलर क्यों होता है, इसको आप कमेंट में करके बताइए। पर पहले हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसमें जो कैरोटीन होता है ना वो कलरलेस विटामिन ए में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो बफेलो मिल्क है वो कैसा होता है, वाइटर देन काउ मिल्क। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। ड्यू टू विच डेफिशिएंसी द फॉलोइंग सिम्टम्स आर सीन। 3 सिम्टम्स हमें यहाँ दिए हैं, रिकेट्स, ऑस्टिमुलेशन एडल्ट्स, मिल्क फीवर, रिडक्शन इन मिल्क। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कैल्शियम की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलते हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इंक्रीज्ड परफॉर्मेंस ऑफ F1 हाइब्रिड ओवर पेरेंट इज कॉल्ड हेट्रोसिस। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज हेट्रोसिस। ओके, डोमिनेंस हम जानते हैं कि डोमिनेंस ऐसा नहीं होता। डोमिनेंस मतलब 2 अलील्स होते हैं, अगर उसमें एक अपने ज़्यादा कैरेक्टर्स को शो कर पा रहा है तो वो डोमिनेंट हो गया। हेट्रोसिस का मतलब होता है कि जो हमारा F1 हाइब्रिड है, सपोज A क्रॉस B, ठीक है। अब ये जो हमारा F1 प्रोजेनी मिली है इन दोनों के क्रॉस करने से, तो ये जो है ये दोनों से कैसा है, बेटर है, तो उसे हम कहते हैं हेट्रोसिस। इनब्रीडिंग डिप्रेशन हम जानते हैं कि जैसे जैसे हम मेटिंग करते हैं रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में, तो वहाँ पे क्या होता है, होमोजाइगोसिटी बढ़ती है, ठीक है। होमोजाइगोसिटी बढ़ती है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाता है। टेस्ट क्रॉस जानते हैं, बैक क्रॉस भी हम जानते हैं, तो हमने इसका आंसर देखा ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 54। 2 वेल डेवलप्ड ब्रीड्स आर क्रॉस अल्टरनेटिवली विल बी नोन एज, एंड इट्स आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज क्रिस क्रॉस। देखिए ट्रिपल क्रॉस और डबल क्रॉस मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रिपल क्रॉस या डबल क्रॉस क्या होता है। देखिए 2 इनब्रेड्स का क्रॉस कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं सिंगल क्रॉस, ठीक है। ओके, अब इसके साथ हम किसी तीसरे इनब्रेड का क्रॉस कर रहे हैं तो उसे हम कहते हैं ट्रिपल क्रॉस। ओके, अब एक और चीज आ जाती है, A क्रॉस B एंड C क्रॉस D, इसे हम कहते हैं डबल क्रॉस। उसके बाद आ जाता है बैक क्रॉस। बैक क्रॉस जब हम बार बार अपने एक पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो उसे हम कहते हैं बैक क्रॉस। टेस्ट क्रॉस आप मुझे बताएंगे कमेंट करके, तो डू कमेंट फॉर टेस्ट क्रॉस। चलिए क्वेश्चन नंबर 55।
secretion of milk by glandular secretory tissue of milk animal and their collection in the various system terminating in let down specific stimuli. Its answer is option number C, that is lactation, है ना। तो हम ये जानते हैं कि देखिए अगर हमें ये नहीं भी पता है तो हमें एटलीस्ट ये सारी टर्म्स तो पता ही होना चाहिए, तब हम एलिमिनेशन मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे अभी क्वेश्चन नंबर 55 तक सॉल्व कर लिया। आई होप आपको हमारा ये डिस्कशन, पेपर का डिस्कशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको डिस्कशन पसंद आया हो तो आप हमें बताइए कि आप और कौन से क्वेश्चन पेपर का इस तरह डिस्कशन करना चाहते हैं। साथ ही आप हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर भी हमारा एक ग्रुप है टीजी एग्री ऑफिशियल नाम से, जहाँ हम डेली क्वेश्चंस डालते हैं, आपकी वहाँ डेली प्रैक्टिस होगी। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, और हमारी वेबसाइट tgagri.weebly.com पर आपको एग्रीकल्चर के सारे PDF सभी सब्जेक्ट्स के मिलेंगे, तो प्लीज़ आप वहाँ पर भी विजिट कीजिए। हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू।